नमस्कार, आज हम सॉल्व करेंगे गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 2024 का सॉल्यूशन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। चलिए वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये है सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है, कहा गया है कि इफ टू डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर्स x and y such that x plus y is proportional to x minus y then the value of x upon y। तो हमें x upon y की वैल्यू पूछी गई है, तो सॉल्व करते हैं। हमें कहा गया है कि x plus y इज प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई। पहले जो दिया गया हो ना वो लिख दिया करो ताकि थोड़ी सॉल्व करना थोड़ा सॉर्टेड हो जाए। और हमें पूछा गया है x अपॉन वाई, तो ये इसके प्रोपोर्शनल है। जैसे कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा कि ऐसे प्रोपोर्शनल होता है तो हम उसको कांस्टेंट के टर्म में लिख सकते हैं। तो दिस टर्म विल इम्प्लाई x प्लस वाई इज इक्वल टू के टाइम्स x माइनस वाई। ऐसा तो आपने पढ़ा ही होगा कि प्रोपोर्शनल है तो हम उसे इक्वालिटी के फॉर्म में करके लिख रहे हैं तो वो ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू के एक्स माइनस के वाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम इस साइड ले आएंगे तो x माइनस के एक्स हो जाएगा, y को हम उस साइड ले जाएं तो माइनस के वाई माइनस वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इससे हम x बाहर निकाल लेंगे। सो टेकिंग x आउटसाइड इट विल बी 1 माइनस के, दैट विल बी इक्वल टू, सो माइनस 1 इंटू वाई बाहर निकाल लेंगे तो ये आएगा प्लस के हो जाएगा, के माइनस 1। ओके, तो अब x y देखो बाहर आ गया तो हम y को नीचे ले आएंगे तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू दिस इज k माइनस 1। इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो इट विल बी 1 माइनस के। यहाँ पे देखिए ये माइनस हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस। तो ये हमारा टर्म आ गया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं x माइनस वाई हमें ढूंढना था और हमने ये ढूंढ लिया। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे कि x एंड y, यहाँ पे देखिए ऑन राइट हैंड साइड कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा, इट्स डिपेंडिंग ऑन कांस्टेंट, k कांस्टेंट है, ये सारी टर्म कांस्टेंट है। माइनस 1 इंटू के प्लस 1 अपॉन 1 माइनस के, इट्स अ कांस्टेंट। सो x प्लस वाई क्या आ गया, देयरफॉर x अपॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टर्म आएगी। अगर k की हम कोई वैल्यू रख देंगे तो ये x एंड y पे डिपेंड नहीं कर रही तो ये कांस्टेंट आएगी। तो जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं तो डी ऑप्शन है कांस्टेंट, तो इसका आंसर आएगा डी जो होगा कांस्टेंट। आई होप आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग सैंपल ऑफ नंबर्स 9, 18, 11 ये दे रखा है। इसका हमें मीडियन फाइंड करना है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में मीडियन कैसे ढूंढते हैं, देखिए ऑलवेज रिमेंबर दैट whenever median is asked, so first thing is arrange in ascending order। पहले तो क्या करना होता है, जो भी दिया गया है नंबर उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। फिर सेकंड स्टेप है देन फॉर ऑड सीक्वेंस, अगर ऑड सीक्वेंस दे रखी है तो मिडल वैल्यू ही आपका मीडियन होगा। और फॉर इवन सीक्वेंस, अगर इवन सीक्वेंस दे रखी है तो एवरेज ऑफ 2
मिडल वैल्यूज इज इक्वल टू मीडियन। ठीक है, आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, इसी पॉइंट का हम यूज करेंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर हमें अगर ऑड सीक्वेंस है तो उसकी मिडल वैल्यू मीडियन होगी, और अगर इवन सीक्वेंस है तो एवरेज ऑफ 2 हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसमें हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n इज इक्वल टू 10 है, दिस इज इक्वल टू इवन, तो ऑब्वियस है दिस वाली सेकंड पॉइंट हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, तो हम छोटे से स्टार्ट करेंगे। सो इट विल बी 9 देन 10 देन 11, 11 दो बार है तो उसमें मिस्टेक मत करिएगा, देन 13 14 15 देन इट्स 17 देन 18 देन 69। काउंट कर लीजिएगा अगर आप कोई मिस कर रहे हो तो। जैसे कि मेरा तो मैंने पूरे टोटल 10 लिखे हैं, तो ये हमारी सीक्वेंस आ गई। तो इसमें हमें बीच के दो नंबर क्या होंगे, 5th एंड 6th टर्म फॉर n इज इक्वल टू इवन। तो हम देख लेंगे बीच में कौन सी टर्म आ रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए दिस साइड भी 4 नंबर हैं, दिस साइड भी 4 नंबर है, तो ये बीच के दो बच गए। तो अभी हम क्या, एवरेज मीडियन क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 2 मिडल टर्म्स। तो 13 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10 27 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 13.5। तो 13.5 इज अवर आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आया होगा। ठीक है, तो ए आंसर आया है 13.5। तो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 4, द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, ₹5 एंड ₹10 denominations that a person has are in the ratio, the person has are in the ratio of 5 3 13 of the total amount, the percentage of money in 5 coins is। तो हमें ये पूछा गया है कि 5 कॉइन्स की जो मनी होंगे उसकी क्या परसेंटेज होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले जो दे रखा है वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें रुपीस क्या क्या दे रखे हैं, 1 है, ₹5 है, ₹10 है। क्या रेशियो है इसमें, 5 3 13 का रेशियो दे रखा है। तो हम अगर इसको वैल्यू की टर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 5x 3x 13x। ये हमने लिख दिया, जो गिवन है पहले वो लिख दीजिए करिए, ताकि आपको थोड़ी आसानी हो। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट क्या होगा। तो टोटल अमाउंट ढूंढने के लिए पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें लिख देते हैं कि पहले हम 1 के कितने कॉइन, टोटल अमाउंट क्या होगा 1 का वो देखते हैं। सो फॉर ₹1 कॉइन तो कितना आएगा, 5x कॉइन है 1 के, तो इसकी अमाउंट होगी टोटल 5x। फॉर ₹5 कॉइन इज इक्वल टू 5 के कितने हैं, 3x कॉइन है इंटू 5, तो इसकी अमाउंट होगी 15x। सिमिलरली फॉर 10 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू कितने हैं, 10 के 13 है, 13x इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 130x। तो ये हमने इंडिविजुअल की टोटल अमाउंट फाइंड कर ली। तो अब टोटल अमाउंट टोटल कितना होगा, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो 130 प्लस 15 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 150x। तो ये हमारी टोटल अमाउंट आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड दी परसेंटेज फॉर 5 रुपीज कॉइन। नाउ वी हैव टू, let me write it, now we have to calculate percentage of 5 rupees coin। ओके, सो हमें इसके परसेंटेज निकालने हैं। तो 5 परसेंटेज की फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज ऑफ 5 रुपीज कॉइन
परसेंटेज ऑफ मनी ऑफ, मतलब इसकी हमें परसेंटेज ऑफ मनी निकालना है, तो हमने लिख दिया परसेंटेज ऑफ मनी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ, अमाउंट का शॉर्टकट में लिख रही हूँ AMT, अमाउंट ऑफ ₹5 कॉइन्स डिवाइड बाय टोटल अमाउंट आएगा, ये आएगा इंटू 100। सो 5 के टोटल हैं 15x और टोटल है 150, तो यहाँ आ जाएगा 15x डिवाइड बाई 150x इंटू 100। सो x कैंसिल हो जाएगा, 15 यहाँ पे 10 आएगा, 0 0 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 10। सो टोटल क्या आ जाएगा, ये हमने परसेंटेज ढूंढे हैं तो टोटल 10% आ जाएगा। सो द मनी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इज 10%, तो C आंसर होएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें बस कुछ नहीं था, हमें अमाउंट पहले फाइंड करनी थी, टोटल अमाउंट जो दे रखा था रेशियो के थ्रू, फिर हमें बस परसेंटेज की फॉर्मूला लगानी थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, दैट इज फॉर पॉजिटिव नॉन जीरो रियल वेरिएबल्स p and q, if log of p square plus q square is equal to log p plus log q plus 2 log 3, then we have to find the value of this thing। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। दे रखा है log of p square plus q square that is equal to log p plus log q plus 2 log 3। देखिए इसमें और कुछ तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें जैसा दिख रहा है कि हम इसमें log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। log of m प्लस log of n अगर होता है तो हम क्या करते हैं, log m प्लस n है तो हम लिख देंगे log mn। ये अगर प्लस में है तो log में मल्टीप्लाई हो जाता है। और log की दूसरी प्रॉपर्टी होती है log ऑफ m रेज टू n इज इक्वल टू n log m। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, तो इस वाले में हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आ जाएगा log ऑफ q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ओके, ये कोई चेंज नहीं हो रहा, ये जस्ट मैंने ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे आएगा log ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हम इस दोनों में प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ पी क्यू, और इसमें हम 2 को ऊपर ले जाएंगे, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ 3 स्क्वायर। ओके, यहाँ प्लस साइन है, प्लस 2 log 3 था। अब ये दोनों अगेन ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अगेन हम इसे लिख देंगे log ऑफ पी क्यू इंटू 9, 3 स्क्वायर इज 9, तो ये आ गया log ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ गया। अब दोनों साइड log है तो ऑब्वियसली हम log हटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू 9, दैट इम्प्लाइज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9pq। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, लेट्स गिव इट नंबर 1। अब हमें इसमें क्या निकालना है, p⁴ प्लस q⁴ निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, p² प्लस q स्क्वायर। अगर हम इसका होल स्क्वायर ले लें तो क्या आएगा, p⁴ प्लस q⁴ प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, p⁴ प्लस q⁴, इसको हम माइनस वाली टर्म को एक साइड ले लेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू
क्यू स्क्वायर, मैंने क्या किया, इसको सब्जेक्ट बना लिया, मतलब इसको इधर साइड ले गई ये और इसमें से माइनस कर दिया। जस्ट मैंने इक्वेशन सॉल्व की है, इसको इतना किया। फिर मैं क्या करूँगी, ये पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9pq और इसका स्क्वायर है -2 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। तो दिस विल बी 9 स्क्वायर 81 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर -2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 81 माइनस 2 इज 79 इंटू 2 इंटू 79 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। तो p रेज टू 4 प्लस q रेज टू 4 की वैल्यू आ गई हमारे पास 79 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। लेट गिव इट इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमने पी स्क्वायर पी रेज टू 4 प्लस क्यू रेज टू 4 की वैल्यू निकाल ली है, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 79 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 79 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, नीचे है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यही तो हमें ढूंढना था। यहाँ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 79। तो ऑप्शन ए आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना था। इसमें मेन क्या था, हमें पहले ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा के ये लॉग का पूरा टर्म सॉल्व किया हमने पहले। तो यहाँ 9pq आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, लेकिन हमें पी रेज टू 4 क्यू रेज टू 4 निकालना था, तो हमने इस इक्वेशन का यूज़ किया। दिस इज जस्ट a प्लस बी होल स्क्वायर, हम क्या लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी का मैंने यूज़ किया है। यहाँ p स्क्वायर है तो रेज टू पावर 4 रेज टू पावर हो जाएगा 4 हो जाएगा इंटू 2ab, यहाँ a और b पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर थे, तो जस्ट मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। यहाँ p रेज टू 4 प्लस q रेज टू 4 हमने फाइंड किया और फिर डायरेक्ट जो इक्वेशन दे रखी थी उसमें पुट कर दिया, तो 79 हमारा आंसर आएगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए ये है वर्बल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है इन द गिवन टेक्स्ट द ब्लैंक्स आर दी नंबर्स 1 to 4 सिलेक्ट द बेस्ट मैच। इसमें हमें बेस्ट मैच ढूंढना है। देखो हर बार गेट में ऐसा एक क्वेश्चन आता ही है, तो ऐसे क्वेश्चन को मत छोड़िए, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। तो अगर आपको एक ना पता चले तो लेट देन ट्राई टू फाइंड द अदर वन, जिससे हमें इजीली पता चल रहा है। तो देखिए स्टीव वॉज एडवाइज टू कीप हिज हेड, अब इसमें थोड़ा चलो आपको ना पता चले, अप और डाउन बिफोर हेडिंग टू बेड। ऑब्वियसली यहाँ क्या होगा, फॉर सेकंड बेड करने जाएगा तो ऑप्शन बी क्या है, डाउन डाउन आउट आउट। तो ऑब्वियसली बेड करने डाउन तो नहीं जाएगा, ही विल गो इन द फील्ड, ही विल गो इन द फील्ड, दैट इंप्लाइज ही विल गो आउट, मीन्स जो वहां बैठे हैं वहां से वो खेलने जाएगा तो वो आउट जाएगा। सो ही विल गो आउट टू बेड, तो ये हमें पता चल रहा है कि वो बाहर जाएगा। तो इससे हम ऑप्शन ए डिस्कार्ड कर सकते हैं एंड ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, बिकॉज बी में यहाँ डाउन है। फिर देखिए ही बिफोर हेडिंग आउट टू बेड फॉर वाइल ही हैड बैटिंग, तो इसका मतलब ये हेड लिखा जा रहा है तो मे बी वो अच्छा प्लेयर होगा। वाइल ही हैड, तो यहाँ क्या आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ 4 और ऑन है, तो वाइल ही हैड फॉर बैटिंग ही कुड ओनली डू सो विथ अ कूल हेड। यहाँ तो ऑब्वियस है ऑन आएगा कि हेड, यहाँ तो 4 नहीं आ सकता, फोर्थ इजी है, इट विल बी ऑन शोल्डर्स, कूल हेड, अपना हेड कहाँ होगा, ऑब्वियसली ऑन शोल्डर्स, हेड वी कैन नॉट राइट फॉर शोल्डर्स। सो इससे तो हमें सी आंसर मालूम चल रहा है। अब इस क्वेश्चन को पूरा सेंटेंस बनाइए। स्टीव वॉज एडवाइज टू कीप हिज हेड डाउन बिफोर हेडिंग out to bat for while he had a head for batting he could do so with a cool head on his shoulder। इसका मीनिंग क्या हो रहा है
कि यहाँ हेड डाउन का मतलब है कि बी काम एंड बी फोकस्ड। सो यहाँ ये डाउन आएगा, सो यहाँ पे ये डाउन आएगा। Steve was advised to keep his head down before heading out to bed. फील्ड में जा रहा है तो ऑब्वियसली आउट टू बैट, while he had a head for batting means he was a good player, बट उसको कहा गया है कि थोड़ा फोकस्ड रहो, थोड़ा काम रहो। सो पुट योर हेड डाउन, गो आउट टू बैट एंड ऑल्सो while he had a head for batting he could only do so with a cool, मतलब बी काम एंड प्ले नाइसली, हम ऐसा बोलते हैं ना, विथ अ कूल हेड ऑन ही शोल्डर, मतलब अपना ठंडा दिमाग रख के खेलना, इसका मीनिंग ये हो रहा है। तो इसमें सी आंसर आएगा। देखिए इसमें थोड़ा बेसिक आपको इंग्लिश आना चाहिए तो हो जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 7, अ रेक्टेंगल पेपर शीट ऑफ डायमेंशन 54 into 4 centimeter is taken. The two longer edges of the sheet are joined together to create a cylindrical tube. तो देखिए यहाँ एक रेक्टेंगल हमें दिया गया है, रेक्टेंगल पेपर, पहले जो दे रखा हो ना वो लिख दीजिए करिए। तो यहाँ 54 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 सेंटीमीटर है, ये एक रेक्टेंगल है। The two longer edges of sheet are joined together to create a cylindrical tube. तो देखिए ये सिलेंडर है तो इसकी लॉन्गेस्ट तो ये दोनों साइड है, इनको ज्वाइन करके एक सिलेंडर बन रहा है, ठीक है। ये पेपर हम ज्वाइन कर देंगे तो ऐसा बनेगा। फिर दे रखा है अ क्यूब हुज सरफेस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द शीट इज ऑल्सो टेकन। दूसरी क्या चीज ली गई है, एक क्यूब भी लिया गया है, ठीक है। तो पहले तो हम ये सिलेंडर का देख लेते हैं। तो इधर इसकी ये हाइट तो ऐसे की ऐसी रहेगी। अब जो इसका ये विड्थ था, ये इसका सरकमफ्रेंस हो गया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इस डेटा से हमें इतना पता चला है, ठीक है। अभी के लिए इतना रखते हैं। हमें क्या दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया है, क्यूब हुज सरफेस एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द शीट टेकन। तो यहाँ पे इसका दे रखा है, अगर हम इसकी साइड L लें तो दे रखा है अ क्यूब हुज सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया क्यूब का होता क्या है, एक साइड का एरिया होता है L स्क्वायर और इसके कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड होते हैं क्यूब के, तो इसका सरफेस एरिया होगा 6L स्क्वायर। ओके, ये तो बेसिक है, हमने स्कूल में पढ़ा है। तो ये सरफेस एरिया इसका ऐसे मीन सरफेस एरिया 6L स्क्वायर आ गया। वो किसके इक्वल दे रखा है, शीट के एरिया के। तो शीट का एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू 54 इंटू 4, ठीक है। तो पहले हम इससे L निकाल लेते हैं। तो 6L स्क्वायर इज इक्वल टू 54 इंटू 4, क्योंकि हमें ये दिया गया है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द शीट। तो यहाँ से हमें L पता चल जाएगा। सो L स्क्वायर इज इक्वल टू 54 इंटू 4 डिवाइड बाई 6 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 36। तो L स्क्वायर आ गया 36, दैट इम्प्लाइज L इज इक्वल टू 6। लेंथ नेगेटिव तो होता नहीं है, रूट को हम यहाँ रूट लगाएंगे तो L इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6 आएगा, बट लेंथ हमें पता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे L 6 आ गया, तो यहाँ पे L हमें 6 मिल गया, ठीक है। और अब हमें पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमें रेशियो ढूंढना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हमें ये दो चीज भी फाइंड करनी होगी। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये तो फॉर्मूला आपको पता ही होगी, ये पढ़ी होगी। तो पाई, अब रेडियस क्या है यहाँ पे, ये यहाँ इसकी ब्रेथ थी वो सरकमफ्रेंस में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ ये मिस्टेक मत करना कि रेडियस को आप विड्थ में रख दो, ठीक है। तो यहाँ आएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 4
क्योंकि हमने इसको राउंड कर दिया तो जो विड्थ थी वो राउंड हो गई, और हमें पता है सर्कल में उसकी सरकमफ्रेंस होती है वो राउंड हो गई, तो सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। ये है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 हो गई, तो आर आ जाएगा 4 अपॉन 2 पाई, तो रेडियस आ गया 2 अपॉन पाई। ठीक है, अब इसको हम यहाँ रख देंगे तो इट विल बी 2 अपॉन पाई होल स्क्वायर। हाइट तो इसकी जो है 54 ही रहेगी इंटू 54, तो ये हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हमें क्या ढूंढना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एल क्यूब, ये फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ी है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एल क्यूब, एल इज इक्वल टू 6 है तो ये आ जाएगा 6 क्यूब। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड देयर रेशियो, तो अब हम इन दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, हमें ये फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये ऊपर आया है पाई इंटू 4 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 54 डिवाइड बाई, मैंने क्या किया 2 स्क्वायर 4 पाई, पाई स्क्वायर सेपरेट कर दिया, अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6। ओके, यहाँ पाई पाई एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, 6 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 9 अपॉन पाई इंटू 6 इंटू 6। So 3 into 2, 3 into 3, 3 into 2, 2 into 2, 2 into 2. Solving this we get 1 upon pi. So 1 upon pi is our answer. So यहाँ पे 1 upon pi आंसर आ जाएगा। यहाँ बस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था कि आपको ये ध्यान रखना है कि इसे आपको डायरेक्ट रेडियस नहीं लेना है, इसको सरकमफ्रेंस के थ्रू रेडियस फाइंड करना है। और तो बाकी बेसिक था, जो क्वेश्चन में दे रखा था वही हमने सॉल्व किया। यहाँ एल निकाला, आर निकाला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड किया, देन उनका रेशियो ढूंढ लिया लाइक दिस वे। तो 1 अपॉन पाई आंसर आया, तो इसका आंसर ए आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है एंड इस एप्टीट्यूड सीरीज में 8th क्वेश्चन मुझे थोड़ा मतलब लेवल का क्वेश्चन लगा। दिस कैन बी केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ हार्ड क्वेश्चन, बिकॉज इसमें थोड़ा हमें मतलब काफ़ी थोड़ा दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो स्टार्ट करते हैं। अ पाई चार्ट प्रेजेंट्स द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट मैक्रोन्यूट्रिशन टू अ टिपिकल 2000 कैलोरी डाइट ऑफ अ पर्सन। मतलब हमें ये डेटा दे रखा है टोटल 2000 किलो कैलोरी, इट्स के मीन्स किलो कैलोरी डाइट, और हमें ये चार्ट दे रखा है। द टिपिकल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द माल न्यूट्रिशन इज गिवन इन टेबल, ये हमें दे रखा है। द टोटल फैट इन ग्राम दिस पर्सन कंज्यूम इज, तो हमें टोटल फैट पूछा गया है, ये इन ग्राम, ये पर्सन कितना मतलब ग्राम कंज्यूम करेगा, और टोटल फैट पूछा है, तो इसमें यही 3 फैट हैं तो हम इनका ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम फैट के परसेंटेज ढूंढ लेते हैं। ये फैट है 5, ये फैट है, ये फैट है। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन हमें नहीं ढूंढना है। तो टोटल फैट परसेंटेज कितना हो गया, 20 + 5 + 20, 20 + 5 + 20 दैट इज इक्वल टू 45%। सो टोटल परसेंटेज इतना आ गया। तो अब 200 कैलोरी का 45% हम ढूंढते हैं, तो वो हम ऐसे लिखेंगे 45% ऑफ 200 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 2000, it's 2000, I read it 200, it's 2000 into 45 upon 100, so it will be 45 into 2, it's 90, 900 किलो कैलोरी। तो टोटल फैट का कितना 900 किलो कैलोरी आ रहा है।
ठीक है, तो अब हमें एनर्जी डेंसिटी दे रखा है। एनर्जी डेंसिटी इज इन द फॉर्म ऑफ किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी को हम किलो कैलोरी अपॉन ग्राम इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो 1 किलो कैलोरी अपॉन 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो इसमें हमें ये हमने फाइंड किया। तो अगर हम किलो कैलोरी पर ग्राम देखें, दैट इम्प्लाइज 9 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1 ग्राम। अगर 9 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1 ग्राम है, दैट इम्प्लाइज 900 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 100 ग्राम। अगर हम इसे मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें तो हमारा ये आंसर आएगा। तो दैट इम्प्लाइज द पर्सन कंज्यूम्स टोटल 100 ग्राम। क्योंकि यहाँ हमें दे रखा है कि अनसैचुरेटेड फैट है 9 एनर्जी डेंसिटी दे रखी है 9। आपको ये डाउट होगा कि 9 कहाँ से आया, बिकॉज किलो कैलोरी अपॉन ग्राम अगर हम ढूंढें तो हमें यहाँ 9 दे रखा है। तो किलो कैलोरी अपॉन ग्राम इज इक्वल टू 9। तो हमने किलो कैलोरी ग्राम को उस साइड ले गए तो हमें किलो कैलोरी इज इक्वल टू 9 ग्राम ऐसा मिल रहा है। ओके, तो अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं आपको एक सेकंड मेथड बताती हूँ, वो इसका इजीली आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हम है ना क्या करते हैं, इंडिविजुअल के परसेंटेज ढूंढ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इंडिविजुअल के परसेंटेज ढूंढते हैं। तो हमें पता है कि एनर्जी डेंसिटी क्या आएगा, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू किलो कैलोरी पर ग्राम। हमें ग्राम चाहिए तो ग्राम इज इक्वल टू क्या आएगा, किलो कैलोरी प्लस एनर्जी डेंसिटी। ये मेथड तू बता रही हूँ, ये आपको आसान है। ये एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला ये है, किलो कैलोरी अपॉन ग्राम। तो ग्राम क्या आ जाएगा, किलो कैलोरी अपॉन एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो किलो कैलोरी हम इंडिविजुअल के लिए ढूंढते हैं, तीनों के लिए। तो यहाँ 20% है, 5% है, 20% है। सो फॉर फर्स्ट 20% ऑफ 2000 that is equal to 2000 into 20 upon 100 that will be 400। ये फर्स्ट के लिए आया। सेकंड के लिए भी 20 है, 20%, तो उसका भी 400 आएगा। एंड थर्ड है 5%, दैट इम्प्लाइज 2000 into 5 upon 100, so it will be 0 will get cancel, so it 100। so थर्ड के लिए क्या आ गया, 100 आ गया। तो ये हमने तीन के इंडिविजुअली हमने परसेंटेज निकाल लिए। ठीक है, अब हमें ढूंढना है ग्राम। तो कंबाइन हमें तीनों के ढूंढने हैं। तो ये क्या होगा, इट विल बी एनर्जी डेंसिटी ऑफ 1 प्लस एनर्जी डेंसिटी ऑफ 2 प्लस एनर्जी डेंसिटी ऑफ 3। ओके, अब एनर्जी डेंसिटी ऑफ 1 क्या आ रहा है, दैट वी कैन राइट एनर्जी डेंसिटी ऑफ 1 है 400 और फर्स्ट वाले के ग्राम कितने हैं, 9 ग्राम। सो डिवाइड बाई 9 ग्राम प्लस सेकंड का है 400 और यहाँ सेकंड क्या है 9, थर्ड का भी है 9। सो इट विल बी डिवाइड बाई 9 प्लस, बिकॉज एनर्जी डेंसिटी इज किलो कैलोरी अपॉन ग्राम, और तो ग्राम आया किलो कैलोरी अपॉन एनर्जी डेंसिटी, तो हम एनर्जी डेंसिटी को से डिवाइड कर रहे हैं। थर्ड आया 100 डिवाइड बाई 9। दिस वी कैन राइट 400 प्लस 400 प्लस 100 इट्स 900, इट्स 9। डिनोमिनेटर तो सेम है तभी हमने ऐड किया, तो ये आ गया 100 ग्राम। सो 100 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। सेकंड मेथड इज easy as compared to first one because individually हम ढूंढ रहे हैं और टोटल पूछा है तो हम उनको ऐड कर रहे हैं, ऑल 3 टाइप्स ऑफ फैट। सो हमें ये पता चला कि द पर्सन विल कंज्यूम 100 grams, so total fat will be 100 grams that he will be consuming for the kilocalorie that is given।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट था एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन, बिकॉज इसमें थोड़ा हमें माइंड यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है कि हम कैसे ढूंढेंगे। तो यहाँ यूनिट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है अ रेक्टेंगल पेपर ऑफ 20 into 8 centimeter is folded 3 times. Each fold is made along the line of symmetry which is perpendicular to the longest edge. The parameter of final folded sheet is, तो हमें पैरामीटर पूछा गया है फाइनल शीट का बारे में। तो पहले तो हमें ये दे रखा है इट्स 28 सेंटीमीटर, सॉरी इट्स 20 सेंटीमीटर, इट्स 8 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है। इसको हमें 3 बार फोल्ड करना है अलोंग द लॉन्गेस्ट साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये है लॉन्गेस्ट साइड, ओके। तो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू लॉन्गेस्ट साइड, तो ऑब्वियस है इसका परपेंडिकुलर ये होगा। तो हमने ये फोल्ड कर दिया, तो हमारे पास ये आया। हम फोल्ड करेंगे तो ऑब्वियसली हाफ हाफ डिवाइड होगा, तो 20 का हाफ है 10 सेंटीमीटर एंड यहाँ तो 8 सेंटीमीटर ही आएगा। Now again we have to fold 3 times. So this was the first fold. It was first fold. Okay. अब है longest side, again हमें जैसे दिख रहा है यही है, 10 is greater than 8. So इसको हम fold करेंगे। So second fold करेंगे, ये आएगा 10 का हाफ होता है 5, फोल्ड करने के बाद ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें इसे थर्ड टाइम फोल्ड करना है। सो थर्ड फोल्ड, इफ यू विल डू थर्ड फोल्ड along the longest, this time 8 is greater than 5, सो हमें ऐसे इसको फोल्ड करना पड़ेगा। तो ये इस तरह का कुछ बनेगा। 8 का हाफ होगा 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और इस साइड 5 सेंटीमीटर रहेगा। अब हमें पूछा गया है पैरामीटर, तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है, पैरामीटर सिंपल मीन्स जो भी बाउंड्री है उनका सम कर दो, लेकिन रेक्टेंगल में हम बोल सकते हैं 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। और हम डायरेक्टली ना पता हो क्या पैरामीटर है तो सारी साइड का एडिशन कर दो, लेकिन हमें पता है पैरामीटर क्या होता है। तो यहाँ आएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ लेंथ है 5 प्लस ब्रेथ है 4, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 4 इज 9, so that is equal to 18. So its parameter is 18. Option A is the correct answer. आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये थी, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ परपेंडिकुलर टू लॉन्गेस्ट एज ध्यान रखना है। अगर आपने ये पॉइंट ध्यान नहीं किया तो आप क्या यहाँ गलती कर देते, इस केस में आप बीच में से कट कर देते और वो गलत आंसर आ जाता। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि इसमें क्या कहा गया है। और सिंपल क्वेश्चन था, फोल्ड करते गए और हमारे पास ये आंसर आ गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। इस क्वेश्चन में दे रखा है द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू बी एडेड इन द फिगर टू मेक ए बी अ लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? वी कैन से दैट मिरर इमेजेस दैट इज दोनों साइड सेम हो, तो वो सिमेट्री हो गया। तो जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ। तो ये ऐसा कर दिया, ये ए बी के थ्रू सिमेट्रिक हमें बनाना है, तो ये ऐसा आएगा, ये ऐसा है दे रखा है, देन दिस इज गिवन लाइक दिस एंड दिस इज गिवन लाइक दिस, ये हमें दे रखा है। तो सिमेट्री बनाने के लिए यहाँ 3 है, तो ऑब्वियसली इनके ऊपर भी आएंगे। तो ये तो ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। इस साइड का तो चलो सिमेट्री हो गया, ठीक है, ये देखो सिमेट्री दिख रहा है। अब इस साइड की बारी, अब ये है तो एक हमें यहाँ ऊपर बनाना पड़ेगा, एक इधर बनाना पड़ेगा।
अभी भी सिमेट्री नहीं दिख रहा और एक यहाँ भी बनाना पड़ेगा। ओके, अभी सिमेट्रिक दिख रहा है, देखिए ऊपर भी 3 नीचे भी 3, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक बन गया। तो टोटल कितने, कम से कम हमें कितने यहाँ ज़रूरत पड़ी स्क्वायर की, तो देख काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 5 एंड 6। टोटल हमें 6 स्क्वायर की ज़रूरत पड़ी, कम से कम इतने तो हमें चाहिए होंगे, तो यहाँ आंसर आएगा ए 6 स्क्वायर्स। सो दिस विल बी अवर आंसर। तो आज ये हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, तो इसी तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो कोई भी क्वेरी हो तो। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।